सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याख्यान 1 कक्षा छठी विषय हिंदी और वसंत भाग 1 पुस्तक से पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मुले जी। और इस पाठ के साथ साथ आज हम विलोम शब्द भी पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणाकर मुले जी का जीवन परिचय। गुणाकर मुले जी का जन्म 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ। उनकी प्रमुख भाषाएं हिंदी व अंग्रेजी थी और उनकी रचनाएं दर्शन, ब्रह्मांड परिचय, अंतरिक्ष यात्रा थी। बच्चों, उनका निधन 16 अक्टूबर 2009 को पांडव नगर में हुआ। यह है आपका लेखक परिचय। तो बच्चों अब हम करेंगे कठिन शब्द, पाठ से संबंधित कुछ। देखिए, सबसे पहले कठिन शब्दों में प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राग जमा ऐतिहासिक। तो इसका अर्थ होता है इतिहास से पहले का काल। बच्चों, इतिहास जिनके लिखे कुछ प्रमाण मिलते हैं तो वो इतिहास के रूप में माना जाता है, और जिनके हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है उससे पहले के काल को, यानी इतिहास से पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तादाद संख्या, तादाद संख्या। अनादिकाल, अनादिकाल जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो। सिलसिला, सिलसिला क्रम यानी लगातार। पीढ़ी, कुल या वंश, पीढ़ी, कुल या वंश। आगे देखिए, वनस्पतियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, वनस्पतियां पेड़ पौधे। कौम, जाति, कौम जाति। सभ्य, शिष्ट, सभ्य शिष्ट। अस्तित्व, मौजूदगी, अस्तित्व मौजूदगी। उन्नति, विकास, उन्नति विकास। अतीत, बीता हुआ, अतीत बीता हुआ। बच्चों अब देखिए आप व्याकरणिक ज्ञान, यानी पाठ से संबंधित कुछ व्याकरणिक प्रश्न। देखिए, प्रश्न है उपसर्ग व मूल शब्दों को अलग करना व मूल शब्दों के अर्थ प्रकट करना। तो सबसे पहले असफल। असफल में अ उपसर्ग है और सफल मूल शब्द है। तो बच्चों सफल का अर्थ होता है कामयाब, सफल का अर्थ होता है कामयाब। अनुचित, अनुचित में अन उपसर्ग है और उचित मूल शब्द है, और उचित का अर्थ होता है ठीक, उचित का अर्थ होता है ठीक। अपरिचित, अपरिचित में बच्चों अ उपसर्ग है और परिचित मूल शब्द है, और परिचित का अर्थ होता है जानकार। आगे देखिए, अनावश्यक। अनावश्यक में बच्चों अन उपसर्ग है और आवश्यक मूल शब्द, और आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी, आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी। आगे देखिए, अनिच्छा। अनिच्छा अन उपसर्ग और इच्छा मूल शब्द है, अन उपसर्ग और इच्छा मूल शब्द है, और इच्छा का अर्थ होता है चाह। इच्छा, चाह, अभिलाषा और कामना। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित खाली स्थानों में परिमाणवाचक विशेषण शब्द भरो। नंबर 1 खीर। तो बच्चों खीर के आगे हमें परिमाणवाचक विशेषण शब्द भरना है। तो हमने यहाँ भरा है 3 कटोरी। तो 3 कटोरी परिमाणवाचक विशेषण शब्द है, क्योंकि बच्चों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। और यहाँ खीर क्या है? संज्ञा शब्द। इसकी विशेषता यानी इसको किस प्रकार मापा जाएगा? 3 कटोरी करके। तो हमने 3 कटोरी शब्द लगाया।
तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण शब्द। नंबर 2, कपड़ा। अब कपड़े को मापते हैं मीटर में, तो हमने लिखा 6 मीटर। 6 मीटर कपड़ा। 6 मीटर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण शब्द। आगे दूध। नंबर 3, दूध। दूध को किस प्रकार मापा जाता है? लीटर में, तो 1 लीटर। तो 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। आगे नंबर 4, बाजरा। तो बाजरा क्या है? इसको किस प्रकार मापा जाएगा? किलो में, तो हमने लिखा 5 किलो। तो 5 किलो परिमाणवाचक विशेषण शब्द। रेत। रेत को किस प्रकार माप रहे हैं हम यहाँ? 1 ट्रक रेत। तो आगे बच्चों नंबर 6, जमीन। जमीन को किस प्रकार मापेंगे? 2 एकड़ जमीन। अब देखिए पाठ के कुछ मुख्य बिंदु, यानी मुख्य रूप से इसमें क्या बताया गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई, हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है, और लेखक ने बताया कि हर रोज छपने वाली पुस्तकों और समाचार पत्रों के मूल में अक्षर ही है। आगे देखिए, यदि मनुष्यों को अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। इसका अनुमान लगाना सरल नहीं है। अगर मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। तो बच्चों इस पाठ में अक्षरों के महत्व को बताया गया है कि यदि मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते, और हम अपने जीवन परिचय को या हम अपने लिखित जानकारी को कोई ठोस सबूत न होने पर हम कोई भी जानकारी उचित तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते, और हम अपने विचारों और हिसाब किताब को भी लिख कर नहीं रख पाते। तो अक्षरों का कितना महत्व हमारे जीवन में है ये इस पाठ में दर्शाया है। अब संकेत बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे हम पाठ की कहानी। बच्चों संकेत बिंदुओं के आधार पर अब हम करेंगे कहानी। तो बच्चों नंबर 1 है, दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी है। नंबर 2, पुराने ज़माने के लोग सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। तो बच्चों हमारे आसपास जो पुस्तकों का संसार है यह सब अक्षरों से बना है। आज अनेकों पुस्तकें हैं और तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में करोड़ों पुस्तकें तो छप चुकी हैं और हजारों रोज छपती हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन अखबार छापे जा रहे हैं। इन सब के मूल में अक्षर ही है। अक्षर के बिना तो दुनिया की कल्पना करना भी संभव नहीं है। आगे देखिए, पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय पर हुई। आगे देखिए घटनाक्रम को आगे। धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। देखिए हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। यानी उस समय पर केवल पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी में रहने वाले ही जीव जंतु थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और आदमी ने इस धरती पर लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और करीब 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर तांबे और कांसे के औजार भी बनाए। आगे देखिए इस घटना का। चित्रों के माध्यम से प्राग ऐतिहासिक मानव ने अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया। व्यक्त यानी प्रकट करना। अक्षरों की खोज लगभग 6,000 साल पहले हुई। तो बच्चों देखिए, प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्रों से बाद में भाव संकेत यानी मनुष्य के भाव अस्तित्व में सामने आए। जैसे एक छोटे से वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था।
बाद में यही चित्र गर्मी का द्योतक यानी माना गया उसके रूप। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। और अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आगे देखिए, यानी अक्षरों की खोज के बाद देखिए नंबर 7, जब से मनुष्य ने लिखना आरंभ किया तब इतिहास आरंभ हुआ। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अक्षरों के साथ मनुष्य ने अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू किया। तब से मानव सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने अपना इतिहास भी तभी से आरंभ किया। और किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से मनुष्य के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, नंबर 9, यदि अक्षर न होते तो मनुष्य अपने अतीत के इतिहास से वंचित रह जाता। तो बच्चों आगे देखिए, मनुष्य अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ी तक भी नहीं पहुंचा पाता। तो देखिए, आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो अपने इतिहास को नहीं जान पाता। और हम ये नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी के लोग करने लगे। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का विकास बहुत तेजी गति से हुआ है। देखिए आगे, अतः हम कह सकते हैं कि अक्षरों का हमारी उन्नति में विशेष योगदान है। तो बच्चों, अक्षरों का, उनसे बनी हुई लिपियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाए, यह जानना भी ज़रूरी है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि यदि अक्षरों की खोज नहीं होती तो हमारा विकास उचित तरीके से नहीं होता। तो बच्चों, उन्नति का एक प्रमुख कारण अक्षरों की खोज भी है। तो अक्षरों की खोज मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। आगे देखिए बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, इतिहास कब आरंभ हुआ? इतिहास लगभग 6000 साल पहले आरंभ हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई और अक्षरों की खोज के बाद ही हम इतिहास को जान पाए। तो इतिहास लगभग 6000 साल पहले आरंभ हुआ। प्रश्न 2, मनुष्य कब सभ्य कहा जाने लगा? देखिए, अक्षरों की खोज के बाद मानव अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तभी से मानव सभ्य कहा जाने लगा, क्योंकि मनुष्य अपनी जीवन की बातों को लिखित रूप में रखने लगा, जिसके बाद मनुष्य सभ्य होने लगा। आगे देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास से पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे, अक्षरों की खोज किसने की? तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि अक्षरों की खोज मानव ने की है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, मिले जुले यानी कई लोगों के साथ इन अक्षरों की खोज हुई। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो देखिए, विलोम शब्द क्या होते हैं।
एक दूसरे के विपरीत या विलोम अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द एक दूसरे का उल्टा, विलोम या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। देखिए आगे। तो बच्चों अब देखिए ध्यान देने योग्य बातें, यानी विलोम शब्द में क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, तत्सम शब्द का विलोम तत्सम, यानी जब तत्सम शब्द में विलोम पूछा जा रहा है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होना चाहिए। नंबर 2, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव, यानी तद्भव शब्द है तो उसका विलोम भी तद्भव, और देशज शब्द है तो उसका विलोम देशज। बच्चों तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं तो वे तत्सम कहलाते हैं। जब तत्सम शब्द में पूछा जाए तो उत्तर भी तत्सम में ही हो। उसी प्रकार तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, तो उसका विलोम भी तद्भव में ही देना है। उसी प्रकार देशज शब्द का विलोम देशज में देना है। तो आगे देखिए उदाहरण। देखिए बच्चों, जैसे हानि का विलोम लाभ होगा, फायदा नहीं। हानि का विलोम लाभ होगा, फायदा नहीं। ठंडा का विलोम गरम होगा, ठंडा का विलोम गरम होगा। तो बच्चों आगे देखिए कुछ विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, नीचे जो शब्द दिए हैं उनके विलोम शब्द। देखिए अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल होता है बच्चों हमारे अनुसार और प्रतिकूल होता है उसके विपरीत। अमृत विष, विष होता है जहर। अल्पायु, अल्पायु छोटी आयु। दीर्घायु लंबी आयु, दीर्घायु लंबी आयु। नंबर 4 आवश्यक, आवश्यक होता है जरूरी, और अनावश्यक जो जरूरी नहीं होता। नंबर 5 आज्ञा, किसी का कहना मानना, और अवज्ञा किसी का कहना नहीं मानना। तो बच्चों किसी का कहना नहीं मानना। उपयुक्त अनुपयुक्त, उपयुक्त का अनुपयुक्त। क्रय, क्रय होता है खरीदना और विक्रय होता है बेचना। तो क्रय खरीदना और विक्रय बेचना। आगे देखिए बच्चों। चंचल, चंचल जो हिलते डुलते हैं, थोड़े नटखट होते हैं। स्थिर, टिका हुआ, अडिग जिसे कहेंगे। नंबर 9 दयालु, दयालु निर्दयी, दयालु निर्दयी, यानी जिसके मन में दया का भाव नहीं होता। योगी, योगी भोगी, योगी होते हैं जो संसार से दूर, वो किसी धन दौलत या किसी भी उसमें जिसे कहेंगे ना खुशी या लालच वैभव के उसमें नहीं आते। और भोगी होते हैं जिसको सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, और उसी प्रकार हम लोग हैं, हम साधारण जीवन जीते हैं। आगे देखिए लाभ, लाभ हानि, लाभ हानि। लाभ होता है फायदा और हानि होता है नुकसान। कायर वीर, कायर जो डरपोक होते हैं और वीर जो डरपोक नहीं होते हैं। आगे देखिए गुण, गुण दोष, गुण दोष, गुण किसी के अंदर अच्छे जो वो होते गुण भाव, दोष कमियां। जीवन मरण, जीवन मरण। आगे देखिए बच्चों उत्तम अधम, उत्तम सबसे अच्छा बोलते हैं, अधम होता है नीच। ज्ञानी जिसे हर चीज का ज्ञान होता है। अज्ञानी जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जिसे कोई ज्ञान नहीं है। नंबर 17 है कृपालु, कृपालु, कृपालु निर्दयी। कृपालु दयालु की तरह ही शब्द होता है, इसका विलोम होगा निर्दयी, जिसके मन में दया का भाव नहीं होता। मोक्ष, मोक्ष बच्चों ऐसा भाव जिसमें किसी सांसारिक किसी बंधन में बंधना नहीं होता, और मोक्ष का विलोम होता है बंधन, यानी बंधा हुआ। न्याय अन्याय, न्याय यानी सही करना, और अन्याय जो सही नहीं होता। कृत्रिम
आर्टिफिशियल जिसे कहेंगे, स्वाभाविक, नेचुरल तरीके से जो हम कहेंगे। तो बच्चों, आज हमने अक्षरों का महत्व पाठ पढ़ा और हमने पढ़े विलोम शब्द। अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे आज के गृह कार्य की। बच्चों, अब हम बात करेंगे गृह कार्य की। तो प्रश्न 1, अक्षरों की खोज कब हुई? प्रश्न 2, आदमी ने गांव में रहना कब शुरू किया? प्रश्न 3, हमारी धरती कितने साल पुरानी है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न 4, विलोम शब्द 1 से 20 याद करो। जो मैंने आपको विलोम शब्द दिए हैं इस वीडियो में, आपको वो विलोम शब्द याद करने हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे अपने पिछले गृह कार्य की। तो आपका पिछला गृह कार्य था असाइनमेंट यानी प्रदत्त कार्य। प्रदत्त कार्य का हल देखिए प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 था, निम्नलिखित श्लोक की हिंदी लिखो। आपको एक श्लोक दिया है, उसकी हिंदी लिखनी थी। तो देखिए श्लोक है, पिबन्ति पवनम जलम सततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। तो इसका अर्थ देखिए आप, इसकी हिंदी देखिए। वृक्ष निरंतर वायु और जल पीते हैं। वृक्ष सज्जन लोगों की तरह होते हैं, अर्थात वे सदैव दूसरों का उपकार करते हैं। वे सदैव दूसरों का उपकार करते हैं यानी भला करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों की हिंदी लिखो। देखिए प्रश्न है, एषः समुद्र तटः है, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तो बच्चों, इन वाक्यों की हिंदी देखिए। देखिए, एषः समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, हिंदी देखिए, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। आगे देखिए वाक्य, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेलते हैं। आगे देखिए, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ नौकाओं से जल विहार करते हैं। आगे, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। अगले प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिए हैं पार्ट 5 और पार्ट 6 से संबंधित, आपको उनके उत्तर लिखने थे। तो देखिए प्रश्न 1 के, वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं? उत्तर, वृक्षाः वनम रचयन्ति, वृक्ष वन बनाते हैं। ख, कौतुकेन आश्चर्य से, वृक्षाः वृक्ष किम क्या पश्यन्ति देखते हैं, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? उत्तर देखिए, कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष अपनी परछाई, स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई, पश्यन्ति देखते हैं। ग, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का दीर्घतमः सबसे लंबा समुद्र तट है, समुद्र तट, समुद्र किनारा कह कौन सा है? तो उत्तर देखिए, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य दीर्घतमः समुद्र तटः, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सबसे लंबा समुद्र तट है। घ, कोची तटः केभ्यः ज्ञायते, कोची का तट किसके लिए
जाना जाता है? उत्तर है कोची तटः नारिकेल फले गए थे, यानी कोची का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। आगे देखिए प्रश्न। अब देखिए बच्चों प्रश्न आखिरी, रिक्त स्थान भरो। कै बालकाः डैश सह पठन्ति। बालिकाः शब्द है बच्चों, आपको यहाँ तृतीय विभक्ति की सहायता से खाली स्थान भरना है। तो बालिकाः का तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा बालिकाभिः। तो बच्चों बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, बालक और बालिकाएं साथ पढ़ते हैं। ख तडागः डैश विभाति। तालाब कमलों से सुशोभित होता है। कमल क्या तृतीय विभक्ति और बहुवचन होगा कमलही। आगे देखिए तो बच्चों बनेगी इसकी हिंदी, तालाब कमलों से सुशोभित होता है। गे अहम अपि मैं भी डैश खेलामि। कंदुक शब्द है, कंदुक यानी गेंद। अब कंदुक का तृतीय विभक्ति एक वचन होगा कंदुकेन, जिस तरह होता है बालकेन। तो अहम अपि मैं भी कंदुकेन गेंद से खेलामि खेलता हूँ। घ अश्वाः डैश सह धावन्ति। तो बच्चों अश्व शब्द है, अब इसका तृतीय विभक्ति होगा अश्वही, तो होगा अश्वही। घोड़े और घोड़ी साथ दौड़ते हैं। तो बच्चों इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे YouTube पर एडक्वाक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में।